गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा टॉपिक है मिलीजुली सरकार अर्थात गठबंधन सरकार है, जिसके बारे में हम पिछली कक्षाओं से अध्ययन करते आ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केंद्रीय स्तर पर जो हमारी मिलीजुली सरकारों का जो गठन हुआ उनके संबंध में आज हम आज की कक्षा में प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि भारत में कब कब जो मिलीजुली सरकारें गठित हुई उनके संबंध में क्या क्या जो है फैक्ट देखते हैं। देखिए, एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भारत में हम सभी को पता है कि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था रही है। मतलब भारत में है बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन एक दल की प्रधानता यानी लंबे समय से कांग्रेस का शासन अनवरत रूप से बना रहा। दलीय व्यवस्था के इस स्वरूप के कारण लोकसभा में सामान्यतः एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता था लोकसभा में, क्योंकि आपको पता है कि देश की आज़ादी मतलब प्रथम आम चुनाव से लेकर कंटिन्यू तक लंबे दौर तक किसी एक राजनीतिक दल का शासन रहा है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस का हमारे केंद्रीय स्तर पर सरकार बनती आई है। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि 1988 तक केंद्र में एक दल की सरकार, एक सामान्य और मिलीजुली सरकार, जो बीच में अपन थोड़ा सा अपवाद है 77 से 79 एक अपवाद स्वरूप था। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो गई। आप देखिए, विशेषकर जो 1996 से लेकर 2013-14 तक राजनीतिक अनुमान यह था कि निकट भविष्य में एक दल की प्रधानता अब पुनः स्थापित होने वाली नहीं है। अब शायद ही ऐसा मौका आएगा कि जिस समय भारत में एक दल की सरकार बनती थी अब शायद ही है, क्योंकि जिस प्रकार से 89-90 से कंटिन्यू अपन देखते आ रहे हैं कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उसको क्या कहा जाए। तो इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ये एक विचार स्थायी होना लग गया था कि अब शायद ही कभी एक दल की प्रधानता वाली स्थिति अभी आ पाएगी। ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं कि 2014 के जो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा के नेतृत्व वाला जो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो जिस प्रकार से भारी सफलता प्राप्त की तथा भाजपा ने अकेले उस 16वीं लोकसभा में 282 सीटों पर विजय प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इससे देश में एक ही राजनीतिक दल वाली सरकार का जो बहुमत सरकार हुआ का एक दौर था वो पुनः प्रारंभ हो गया, जो कभी एक जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। और 1968 के जो लोकसभा में सदैव एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त रहा, लेकिन अपन देखते हैं कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी का 1969 में विभाजन हुआ। इस विभाजन के कारण श्रीमती गांधी की सरकार अल्पमत सरकार हो गई थी। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। ठीक है, तो ये जब विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। तो यह सरकार भारतीय साम्यवादी दल और द्रमुक के समर्थन तथा कुछ अन्य राजनीतिक दलों के जैसे मुद्दे आधारित समर्थन पर जो सहमति बनी थी, ठीक है, उस आधार पर सरकार चली। लेकिन ये स्थिति 1.5 वर्ष से कुछ समय तक ही रही। 1971 में जो 5वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें श्रीमती गांधी और उनके राजनीतिक दल यानी सत्ता कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। कई बार समझ में 1969 में जो कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे उनको संगठन कांग्रेस में जो नाम से अलग से विभाजित हो गए तो उनका प्रभाव कम हो गया। लेकिन जब 1971 में 5वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए, इंदिरा गांधी का बेहद प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का जो जिस प्रकार से भारत में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, उसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि बहुत ही स्पष्ट बहुमत और भारी बहुमत से पुनः जो सत्ता कांग्रेस थी वो कांग्रेस के रूप में वापस सत्ता में आ गई। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जब विभाजन हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी डीएमके का समर्थन, कुछ छोटे मोटे राजनीतिक दलों के समर्थन से सरकार तो बच तो गई, लेकिन फिर उसके बाद में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। आई बात समझ में। तो ये छोटा सा अपन को बीच में थोड़ा सा उदाहरण दिखता है जब कांग्रेस के विभाजन के समय। लेकिन विशेष तौर से जब गैर कांग्रेसी सरकार की बात करें तब हम ये देखते हैं कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी। तो देखिए 1977 की जनता पार्टी की सरकार, 1977 में हम सभी को पता है कि ये क्या हुआ था, किस प्रकार से। देखो, आप सभी को पता है कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक विद्रोह के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
ये 77 तक चलता रहा। तो 2 वर्ष के भीतर जबरदस्त तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ घटनाक्रम हुआ है हम सबको पता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके विरुद्ध में भारतीय जनमानस में जब 77 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को पूरी तरह से हराया, सत्ता से बेदखल कर दिया और उसकी जगह छोटे मोटे कई राजनीतिक दल मिलकर एक जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। अब उस तकनीकी अर्थों में एक दल की सरकार कहें या मिलीजुली सरकार, इस पर विचार भेद और विवाद हो सकता है, लेकिन ये सरकार अपने गठन और कार्यक्रम में एक मिलीजुली सरकार थी। कुलदीप नायर कहते हैं कि केंद्र में जनता पार्टी सरकार की स्थिति एक मिलीजुली सरकार जैसी रही है। सत्ता में भागीदार सभी गुट इस बात के प्रति सजग रहे, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इसमें अलग अलग पार्टियां शामिल थी तो मिलीजुली सरकार ही कहलाती है। आप देखिए कि जनता पार्टी ने एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर 539 में से 270 स्थान प्राप्त किए थे, लेकिन जनता पार्टी का गठन किन किन से मिलकर बना था तो आप समझ सकते हो। इसमें 5 घटक थे। एक था संगठन कांग्रेस जो 1969 में विभाजित होकर अलग बना था, ठीक है ना, संगठन कांग्रेस। फिर जनसंघ जो भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय लोकदल, संयुक्त समाजवादी दल और चंद्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेसी, ये सब मिलकर इसका गठन हुआ था, किसका, जनता पार्टी का। तो आप समझ सकते हैं ये सब अलग अलग घटक इस जनता पार्टी में शामिल थे। तो सब ने मिलकर किया, तो इसलिए किसी एक को अपन एक दलीय सरकार नहीं कह सकते, इसको सब कुछ शामिल थे। फिर यही नहीं, बाद में देखते हैं कि जगजीवन राम के नेतृत्व में जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी बनी थी वो भी इसके नेतृत्व में इसमें शामिल हुई। सोचा गया था कि जनता पार्टी भावात्मक एकता स्थापित हो जाएगी कि भाई सब जनता पार्टी में जो भी राजनीतिक दल हैं आपस में एकता विद्यमान रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार का गठन घटकवाद के आधार पर हुआ था और सरकार के कार्यक्रम में घटकवाद की स्थिति सदैव ही बनी रही। जनता पार्टी का गठन भारी आशा और उत्साह के वातावरण में हुआ था और इस घटना के तत्कालीन भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति की 30 वर्ष बाद दूसरी क्रांति का नाम दिया था। ये एहसास हो गया कि हम एक गैर कांग्रेसी सरकार का भी निर्माण कर सकते हैं और पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष के बाद दूसरी कोई क्रांति है तो ये है। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो 27 महीनों के शासनकाल में शासन के प्रत्येक क्षेत्र में घोर दिशाहीनता देखी गई। आप देखते हैं कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो देसाई मंत्रिमंडल ने अपने गठन से लेकर अंत तक सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का पतन हुआ, अक्षमता और प्रधानमंत्री की शक्ति का या सत्ता का बहुत जबरदस्ती से ह्रास हुआ इस सरकार में, ठीक है। फिर आप देखिए कि ये जो सरकार है वो पूरी तरह अल्पमत में कैसे प्रकार से आती है कि जब अगस्त 79 का जो दौर आता है इसमें क्या होता है कि जनता पार्टी सरकार के जो उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह थे, तो चरण सिंह तथा उनके समर्थकों द्वारा दल बदल किए जाने और उसके बाद कांग्रेस मतलब इंदिरा कांग्रेस द्वारा चरण सिंह सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा के आधार पर 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह सरकार को पद ग्रहण किया। अब देखो हुआ ये स्थिति कि ये आपस में सब लड़ रहे थे, ये जो घटक दल है ना जनता पार्टी, ये सब आपस में लड़ रहे थे। तब फिर कांग्रेस मतलब इंदिरा कांग्रेस अभी सत्ता लायक तो नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इनको सीटें बिल्कुल नहीं मिली। दक्षिण भारत में उनको काफ़ी अच्छी सीटें भी मिली थी, इसलिए विपक्ष में बैठी थी। अब इंदिरा गांधी ने सोचा कि मोरारजी देसाई जिनका मूलतः रूप कहाँ से निकले हुए थे, कांग्रेस से थे, संगठन कांग्रेस इनसे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको बेदखल करके एक प्रकार से राजनीतिक जो हर किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में होता है, इन्होंने चरण सिंह को कहा कि हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, क्यों ना आप प्रधानमंत्री बनो। फिर चरण सिंह और फिर उसके जो समर्थक थे उनको दल बदल करवा के और इंदिरा कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया, ठीक है। और बाहर से समर्थन देने की घोषणा की। फिर इस घोषणा के फल जो बहुमत तो हो गया, तो 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह सरकार ने अपना पद ग्रहण किया। चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार देखते हैं कि 20 अगस्त को लोकसभा को में विश्वास मत प्राप्त करना था, ठीक है। राष्ट्रपति ने मतलब इनको समय दे दिया 20 अगस्त तक अपना विश्वास मत प्राप्त करें। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस लोकसभा के पटल पर सरकार का समर्थन नहीं करेगी, कांग्रेस मना कर दिया, कांग्रेस पलट गई अपने वादे से। तो कांग्रेस के इस प्रकार से अपने वादे से पलटने के बाद में जब ये चरण सिंह को पता चल गया कि अब कांग्रेस मुझे 20 अगस्त को मतलब जिस दिन जो विश्वास मत हासिल करना है उस दिन मुझे समर्थन नहीं देगी तो मेरी सरकार तो वैसे भी गिर जाएगी। तो फिर आप देखते हैं कि चरण सिंह ने 20 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया।
चरण सिंह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने फिर 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग कर दी गई और चरण सिंह को निर्देश दिया कि आम चुनाव के आधार पर सरकार बनने तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य करें। किसने? राष्ट्रपति ने। यह तथ्य है कि चरण सिंह मंत्रिमंडल अपने सदस्यों के आपसी मतभेदों से देसाई मंत्रिमंडल की तुलना में बहुत अधिक पीड़ित थी। इस संवैधानिक विसंगति की कहना ही होगा एक क्षण के लिए भी लोकसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त किए बिना चरण सिंह 5 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। समझ में ध्यान रखना, एक अपने आप में तथ्य है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विश्वास, लोकसभा में विश्वास मतलब अपना जो बहुमत है वो बहुमत का विश्वास प्राप्त किए बिना भी 5 महीने तक कंटिन्यू भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। कौन? चरण सिंह। ये रिकॉर्ड उनके नाम से है। लेकिन आप देखिए, पहले कांग्रेस ने उकसाया, फिर वापस उनको जब विश्वास मत हासिल करना था उस समय मना कर दिया। तो इस प्रकार से जब स्थायी सरकार या अपना स्थायी कार्यक्रम नहीं दे पाई तो फिर जनता का भी एक विश्वास घटा। जनता ने सोचा कि अब इस प्रकार से मिलीजुली सरकार कभी देश चला ही नहीं सकती। तो आपको पता है वापस 1980 में चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिलीजुली सरकार का, जिसमें मोरारजी देसाई और चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार का पतन हो जाता है। फिर वापस जो एक दौर आता है, क्योंकि आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, काफ़ी कुछ युवाओं में जोश भी था। लेकिन फिर अपन देखते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ बोफोर्स जैसे मामले और ऐसे कुछ मामले वो समय शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सरकार है वो अपना बहुमत नहीं कर पाती है स्पष्ट। तो देखिए, वीपी सिंह की सरकार जो एक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन दिसंबर 1989 से अक्टूबर 1990 तक हुआ। देखिए, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हो रहे थे तो प्रचार में राजीव गांधी की मृत्यु भी हो गई थी। तो देखिए, वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की ये सरकार न केवल मिलीजुली सरकार वरन इसके साथ एक अल्पमतीय सरकार थी। ठीक है, कैसे अल्पमतीय सरकार थी समझिए। सबसे बड़ा एक बहुत ही दिलचस्प आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कि ये जो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इस भारत के प्रधानमंत्री बने थे दिसंबर 89 से अक्टूबर 90 तक, तो इसमें ये था कि इसके दो परस्पर विरोधी ध्रुव थे इसके समर्थन में। एक तो मार्क्सवादी दल, प्रथम ध्रुव कौन सा था? मार्क्सवादी दल से भारतीय राजनीति वामपंथी दल, कम्युनिस्ट पार्टियां, दूसरी तरफ भाजपा। इन दोनों के बाहरी समर्थन पे टिकी हुई थी। अब सोचो, कम्युनिस्ट वाले और भाजपा वालों की बिल्कुल बनती नहीं थी, लेकिन दोनों ने उसको बाहर से समर्थन दे रखा था। ठीक है, किसको? वीपी सिंह सरकार को। अब इस सरकार के गठन का आधार जो था वो एक प्रकार से पूरी से निषेधात्मक था। इसका गठन गैर कांग्रेसवाद के आधार पर हुआ था। लेकिन 11 महीने बाद जब भाजपा ने इस सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया तो ये सरकार धराशायी हो गई, ये सरकार गिर गई। केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व और राजनीतिक अव्यवस्था का जैसा दौर इस काल में देखा गया वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मध्य शाह और मार्ग का खेल चल रहा था। राजनीतिक मारामारी में इस खेल में कोई भी किसी भी मर्यादा के प्रति चिंतित नहीं था। ऐसी स्थिति में सरकार को जाना ही था। ठीक है, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, फिर उठापुट सदस्यों की अदला बदली, बहुत कुछ तरीके से एक प्रकार से सरकार चलाने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया। फिर देखिए, चंद्रशेखर आए नवंबर 90 से मई 1991 तक। अब देखिए, वीपी सिंह सरकार जो बाहरी समर्थन पर टिकी थी, एक अल्पमतीय सरकार थी। आपको पता है कि कम्युनिस्ट और भाजपा वालों का समर्थन था। लेकिन चंद्रशेखर सरकार बाहरी समर्थन पर टिकी शुष्क मध्य अति अल्पमतीय सरकार थी। नवंबर 1990 में भाजपा दल में विभाजन हो गया, सॉरी जनता दल में, नवंबर 90 में जनता दल में विभाजन हो गया। किसमें? जनता दल, जिसमें में वीपी सिंह और चंद्रशेखर और ये सब शामिल थे। अब हुआ ये कि लोकसभा के 54 सदस्यों ने जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल एस का गठन किया। किसका? एस का, जो किसके नेतृत्व में थे साथ ही, लेकिन चंद्रशेखर अलग हो गए जनता दल से और जनता दल एस के नाम से गठित किया। और कांग्रेस की मतलब इंदिरा कांग्रेस ने जनता दल एस की सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा कर दी। चंद्रशेखर ने कुछ छोटे मोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर मिलीजुली सरकार का गठन हो गया।
अब इंदिरा कांग्रेस के नेतृत्व के साथ मतभेद हो गए वापस। जो चंद्रशेखर आजाद ने 6 मार्च 1991 को त्याग पत्र दिया, लेकिन 10वीं लोकसभा के चुनाव नहीं हुए तब तक ये सरकार सब अपने पद पर आरूढ़ बनी रही। अब समझिए, इस सरकार को इंदिरा कांग्रेस ने समर्थन दिया और इस प्रकार से वापस जब मतभेद हुए तो समर्थन वापस ले लिया, सरकार जाती दिखी, चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये भी सरकार बहुत ही अल्पमत तरीके से रहे। चंद्रशेखर की स्थिति वीपी सिंह सरकार की तुलना में और भी कमजोर थी। इसका एक कारण ये था, इस सरकार का गठन दल बदल के आधार पर हुआ था। इस सरकार ने जनता में कोई विश्वास प्राप्त भी नहीं किया था। तो दूसरा कारण देखेंगे, वीपी सिंह सरकार एक अल्पमतीय सरकार थी, चंद्रशेखर सरकार एक अति अल्पमतीय सरकार थी। लोकसभा के लगभग 10% सदस्यों की सरकार को एक राजनीतिक कौतुक के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। राजनीतिक औचित्य और विद्युत की कसौटी पर ऐसी किसी सरकार की स्थिति बहुत कमजोर होती है। ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक कह पाना भी बहुत कठिन होता था। तो ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पूरी तरह से खंडित विखंडित जनादेश को लेकर ये सरकार बनती बिगड़ती गई। फिर हम देखते हैं 1900, क्योंकि देखो जब 91 में चुनाव हुए और 91 चुनाव में हम देखते हैं कि राजीव गांधी जब चुनाव प्रचार में थे तो उन पर एक आतंकवादी हमले में, लिटे के हमले में उनकी अपनी जान गंवा बैठे थे राजीव गांधी। तो उसका जो लोगों में जो सद्भावना और सहानुभूति जो फैली थी, उससे काफ़ी कुछ कांग्रेस को सीटें मिली। और पीवी नरसिम्हा राव, जिनको सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरा, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और कुछ अन्य दलों ने साथ लेकर उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। फिर जो 1996 और 97 में जो मिलीजुली सरकारें हैं, वो देखते हैं हम कि 11वीं लोकसभा के चुनाव वो हुए थे अप्रैल मई 1996 में। 11वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई 1996 में जो हुए, वो संपूर्ण अर्थों में एक प्रकार के स्पष्ट बहुमत वाली लोकसभा नहीं दे पाई, बल्कि एक त्रिसंख्यक लोकसभा जिसमें किसी को भी बहुमत हासिल न हो, थोड़ी सबको सीटें मिली। त्रिसंख्यक लोकसभा, हंग लोकसभा इसको कहा जाता है, या हंग पार्लियामेंट का जिसको कह सकते हैं, उसको जन्म दिया 11वीं लोकसभा ने। 9वीं लोकसभा 10वीं लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता था, हमने देखा। लेकिन 9वीं लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चे सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार तो कांग्रेस को बनानी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा दल किसको मिले थे, मतलब जो सीटें कांग्रेस को मिली थी। इसलिए समझ सकते हैं कि जो 10वीं लोकसभा थी वो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन जो 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, अप्रैल मई 1996 में, वो एक विखंडित जनादेश, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, विखंडित जनादेश था। मतलब किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं था। ऐसी स्थिति में लगभग 1 वर्ष की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि में 3 मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। सोचो आप, 1 साल की अवधि में 3 मिलीजुली सरकार बनी। कब? इस 11वीं लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले भाजपा के नेतृत्व में जो गठित सरकार हुई थी मई 1996 में, सबसे पहले 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद, कि राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के इस दावे को स्वीकार करते हुए वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। और भाजपा के साथ तत्कालीन समय शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी साथ लेकर मिलीजुली सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार लोकसभा में बहुमत समर्थन हासिल नहीं कर पाई और ये सरकार केवल 11 दिन रहकर अपना 13 दिन तक अपना कार्यकाल रखा, ठीक है। फिर देवेगौड़ा, वाजपेयी सरकार के पतन के बाद जून 1996 में देवेगौड़ा आए। देवेगौड़ा सरकार फिर पदारूढ़ हुई, लेकिन ये सरकार 10 महीने में इस सरकार का पतन हो गया और अप्रैल 1997 में गुजराल सरकार पदासीन हुई, गुजराल आई। देवेगौड़ा सरकार और गुजराल सरकार के नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो 2 अलग अलग सरकारें थी, लेकिन कुछ बातें उनमें और भी थी। मतलब एक ही सरकार के 2 रूप कहे जा सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक अल्पमत सरकार के रूप में रही।
तो ये समझ सकते हैं कि अब ये जो पूरी तरह से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं देख रहे हैं, 13वीं 14वीं 15वीं, जो भी आगे जितनी लोकसभा के चुनाव देखेंगे, जो भी जो जनादेश देखेंगे, हमें पूरी तरह से एक मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है, एक गठबंधन सरकारों का दौर दिखाई देता है।